हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सक्सेस पॉइंट कोचिंग के सौजन्य से अपने चैनल नेशनल जागृति में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी पूर्व क्लास की तरह से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्ण विचार जो अपन कर रहे थे, उसी का अगला बिंदु आता है व्यंजन। तो व्यंजन का अध्ययन करेंगे और व्यंजन में व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, इस बारे में भी अपन विस्तार से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप हिंदी में अच्छी जानकारियाँ यदि चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहने से आपको वो जानकारियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक। निश्चित रूप से आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। तो हम चलो शुरू करते हैं परिभाषा से। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु, अर्थात वायु कहाँ से उठती है, हमारे शरीर में फेफड़ों से उठती है और हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करेंगे तो फेफड़ों से वायु उठेगी, लेकिन क्या होगा, उठने वाली वायु मुख विवर यानी कि मुख से बाहर आएगी। तो मुख में जो स्थान है उनके उच्चारण अवयव होते हैं से बाधित होती है, उन्हें टकराती है, रुकावट पैदा होती है और जब वो वायु बाहर आती है और जो ध्वनि निकलती है वो व्यंजन होती है। यानी कि व्यंजन मुख से बाहर आते हैं तो क्या होगा, रुकावट पैदा होगी, जबकि स्वर मुख से बाहर आते हैं तो ये रुकावट पैदा नहीं होती। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यंजन का और स्वर का आपस में संयोग होता है और तब जाकर पूर्ण व्यंजन बन पाता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है। ये बात अपन अभी बता ही रहे थे। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण ए स्वर से ही उच्चारित होता है और इनकी कुल संख्या 33 होती है। अब चूंकि मैं बता रहा था कि व्यंजन में स्वर शामिल होता है, जैसे अपन प व्यंजन लिख लेते हैं। अब प के नीचे ये पूरा व्यंजन है दोस्तों, प, लेकिन ये प बना, इसमें स्वर कहाँ है, दिख तो नहीं रहा। दिखेगा दोस्तों, बिल्कुल दिखेगा, इसमें स्वर शामिल है। वो कैसे, जैसे अपन ने प लिखा, प के नीचे हलंत। ये बात हमको याद रखनी है, किसी भी व्यंजन के नीचे यदि हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है, अर्थात उसमें स्वर नहीं है। और इस तरह से यदि इसमें स्वर शामिल कर देते हैं तो ये पूरा व्यंजन बन जाता है, प बन गया। तो ये पूरा प बना है ना, इसमें इसका मतलब ए शामिल है, और यदि हलंत लग गया तो इसका मतलब ए शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन में स्वर तो शामिल होता ही है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इनकी संख्या कितनी होती है व्यंजनों की दोस्तों, 33 होती है। और मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। व्यंजन मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। तो चलिए अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। क्रम से तीनों भागों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के स्पर्श से होता है तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये देखो, हमारे मुख के अंदर जो विवर है, वो जो स्थान है, उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कंठ है, तालु है, ताल, मूर्धा है, मूर्धा होता है दांतों और मसोढ़ू से थोड़ा सा ऊपर का स्थान होता है ना, वो मूर्धा होता है। फिर दंत है, अर्थात इन सभी स्थानों पर हमारी जिह्वा जो है ना, वो टकराती है और जिह्वा की इस प्रतिक्रिया के आधार पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं, फिर वही ध्वनियाँ वर्ण बन जाती हैं। और यहाँ इन स्थानों पर टकराने वाले जितने भी ध्वनियाँ बाहर आएंगी, जितने भी वर्ण को अपन नाम देंगे, वो सब के सब स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनके यहाँ हमारी जिह्वा ने स्पर्श किया है, इसलिए हमारे व्यंजन कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। नोट, हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां जिनमें वर्णों की संख्या 5 होती है। अब ये कौन सी पंक्तियां हो गई, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 होती हैं। मैं लिख के बता देता हूँ। तो हिंदी वर्णमाला की वे पंक्तियां जिनके वर्णों की संख्या 5 होती है, जैसे दोस्तों क वर्ग में अपन क लिखेंगे, ख लिखेंगे, ग, घ और अंग, तो वर्णों की संख्या 5 हो गई। तो ऐसे ये कितने वर्ग हैं हमारे पास, 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये इस तरह से 5 वर्ग हैं।
तो हिंदी वर्णमाला में वे पंक्तियाँ जिनके वर्णों की संख्या 5 होती है वह वर्ग कहलाते हैं तथा उनका नामकरण उस पंक्ति के प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। पंक्ति का जो प्रथम वर्ण, जैसे यहाँ क वर्ण है प्रथम, तो प्रथम वर्ण के अनुसार क वर्ग हो गया। ये प्रथम वर्ण दूसरी पंक्ति का च है तो ये च वर्ग हो गया। तीसरी पंक्ति का प्रथम वर्ण ट है तो ये ट वर्ग हो जाएगा, इसके 5 अक्षर। चौथी पंक्ति में तय है तो तय के आगे के सारे कुल मिलाकर 5 अक्षर क्या हो जाएंगे, तय वर्ग में, और प की पंक्ति में आने वाले प वर्ग कहलाएंगे। तो इस प्रकार से प्रथम वर्ण के आधार पर पंक्ति का नाम होता है। वर्णों के सभी वर्ग स्पर्श व्यंजन होते हैं और ये हमें ध्यान रखना है। जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और पांचों ही वर्गों के सभी वर्ण, अब 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो इस तरह से 25 वर्ण हो गए और 25 के 25 ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई, 25 हुई दोस्तों। तो ये है एक व्यंजन का प्रारूप। अब थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं, यहाँ सारे वर्ग मैंने लिखे हैं और सभी को अपन समझेंगे। तो वर्णों के वर्ग देख लो। अब जैसे ये 5 वर्ण हैं, इनका क वर्ग है ये, और क वर्ग के आधार पर क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है जी। च वर्ग में च, छ, ज, झ, एक वर्ण यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, वो है ये, इस लाइन का अंतिम वर्ण है ये। तो ये हो गया च, छ, ज, झ, ये ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरह से ये 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में कुल मिलाकर एक वर्ग में 5 वर्ण के हिसाब से पांचों वर्णों में कुल 25 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में समझे। परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो आप बता सकते हैं आराम से। और कोई एक वर्ण देकर हमसे ये पूछा जाता है, वर्ण दे दिए, जैसे 4 दे दिए, है ना, ये लिख दिया, र लिख दिया, स लिख दिया और एक मैं लिख दिया, तो हमें उनमें से ये पहचानना है कि स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं उनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। प्रश्न पूछेंगे ऐसे, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 5 वर्गों में जितने वर्ण शामिल हैं वो स्पर्श व्यंजन है। चलिए हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में दोस्तों, कि व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण में तो स्वरों की भांति ही होता है और ना ही व्यंजनों की भांति, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होठों को परस्पर से हटाने से होता है, यानी कि उनका स्पर्श करने से हो रहा था। यहाँ पर आप जिह्वा को हटाएंगे तब उच्चारण होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जिह्वा मुंह में रहती है लेकिन पूर्ण स्पर्श कहीं नजर नहीं आता। इनकी संख्या 4 है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने हैं, 4 हैं। ये, र, ल, व। नोट, ये और व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं। तो अर्ध स्वर कभी भी जिक्र आ जाए दोस्तों तो अपन ये और वह को अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वरों की तरह से ही है ये। बाकी जैसे स्वर बिना कहीं टकराए बाहर निकलते हैं, जिह्वा का उतनी प्रतिक्रिया नहीं होती, बिना किसी रुकावट के बाहर आते हैं, ऐसे इनमें भी जिह्वा की स्पर्श कहीं नहीं होता, परिणाम तब बिना किसी रुकावट के बाहर आते हैं। तो काफ़ी हद तक ये स्वरों से मैच करते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। कौन से वर्णों को, ये को और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है। वैसे इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। हमें 2 बातें याद रखनी है, ये, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। तो ये रही इस स्लाइड की बात। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मानी होता है गरम। अब गरम कैसे हैं, हमें तो गरम नहीं लगता बोलते समय कोई वो व्यंजन ऐसा लगता है दोस्तों। देखिए, वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 थे, वैसे ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं, 4। इसमें श, श, स और है। इन चारों का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। इस स को बोलेंगे तो इसको तालव्य श बोलते हैं। तो आपकी जिह्वा आपके मुंह में ऊपर तालु की तरफ जाएगी, श, और इस तरह से बोला जाएगा। इस स को मूर्धा, मतलब आपके मसोड़ू से थोड़ा सा ऊपर लेकिन तालु से नीचे आपकी जिह्वा स्पर्श करेगी, श। और इस स को बोलेंगे तो आपकी जिह्वा है वो आपके दांतों से स्पर्श करेगी, स। और है को बोलते समय भी जीभ दांत से है टकराती है। तो ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म क्यों है वो देख लें।
इसलिए क्योंकि जीभ के दोनों तरफ से वायु बाहर आती है, और वो वायु जब बाहर आती है तो वो जीभ से टकराती हुई बाहर आती है, और घर्षण से वायु गर्म हो जाती है और वो बाहर आती है। इसलिए इनको उसी घर्षण के कारण ही, क्योंकि अपन हाथों को भी रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं तो गर्मी पैदा होती है, तो वायु भी जीभ से घर्षण करके बाहर आती है, इसलिए इन व्यंजनों का नाम उष्ण व्यंजन पड़ गया है। तो ये थे हमारे उष्ण व्यंजन। अब दोस्तों व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण और करके देख लेते हैं अपन कि व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो कैसे बांटी जा सकती हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आपको? यदि अच्छी लग रही है ना तो यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और एक निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है और मेरी बातें करने का तरीका, समझाने का ढंग यदि आपको ठीक लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों के लिए ये क्लास उपयोगी हो सकती है, तो प्लीज़ यार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर और कर दीजिएगा। तो चलिए अपन अपने बिंदु पर आते हैं, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो आधारों पर किया जाता है। दो आधारों पर कैसे? एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। एक तो हमारे उच्चारण स्थान है ना, तो कौन सा व्यंजन किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर चलो हम पढ़ते हैं। पहला लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्गों का उच्चारण होता है। इस आधार पर उस अवयव को वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः देख ले कि फेफड़ों से उठने वाली वायु, ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि वायु हमारे फेफड़ों से उठती है, और वायु मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है। जिह्वा इधर उधर होती है तो वायु को भी यहाँ वहाँ होना पड़ता है, क्योंकि जिधर रास्ता मिलेगा वायु उधर तो जाएगी। अब जिह्वा आगे आ रही है तो वायु रास्ता चेंज करेगी, और इस प्रकार से वो वायु जिह्वा की मदद से सहारा लेकर और टकराती है यहाँ वहाँ, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। तो ध्वनियाँ जिह्वा के सहारे से वायु यहाँ वहाँ टकराएगी ना, तो आवाज़ें बदल जाती हैं, ध्वनियाँ बदल जाती हैं, तो विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है, और उस ध्वनियों के बदलने से ही वर्ण अलग अलग बन पाते हैं। इस आधार पर उस अवयव को वर्ण का उच्चारण स्थान कह दिया जाता है। अब जैसे कंठ से वायु निकल रही है, टकरा रही है, जीभ के कारण कंठ में फंस रही है वायु, तो वो अवयव कंठे वर्ण हो जाएंगे। यदि वायु तालु से टकरा रही है जीभ के कारण, तो वो तालव्य वर्ण हो जाएंगे, है ना। इस तरह से मूर्धा से टकराने वाले मूर्धन्य और दांतों से टकराने वाले दंते हो जाएंगे। तो ये जहाँ जहाँ हमारी वायु जिन जिन स्थानों से टकराती है, वो भी जिह्वा की मदद से, अर्थात जिह्वा जहाँ जहाँ स्पर्श करती है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर उन वर्णों का अपन वर्गीकरण करते हैं। इस आधार पर व्यंजन वर्णों के निम्न भेद होते हैं। तो चलो देखते हैं वो भेद कौन कौन से हैं। तो अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख लेते हैं उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजन देखना है कौन कौन से हैं, क्योंकि इस बारे में अपन थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं पढ़ा था वहाँ पर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अब जैसे कंठे वर्ण है, तो मतलब कंठ से ध्वनियाँ निकलेंगी। अब मैं थोड़ा बोल के भी बताऊँगा कि कंठे का मतलब कंठ, अपना कंठ से ध्वनि निकलती है तो आपकी जिह्वा कंठ को ढकती सी महसूस होगी, जैसे अंदर खींच रही हो कंठ की तरफ। अब देखो क, ख, ग, घ, अंग, है, और विसर्ग भी ऐसा ही होता है। तो इनकी ध्वनियाँ जो हैं ये कंठ से निकलती हैं ना, इसलिए कंठे ध्वनियाँ कहलाएंगी। और उसके बाद में तालु का स्थान आता है। तालु से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो, अब तालु मतलब ऊपर है, और ऊपर की तरफ आपकी जीभ टकराएगी तालु से, तो जीभ को आप ऊपर ले जाके खुद बोल कर देख सकते हैं, जैसे क, ख, ज, झ, ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ये मैंने पिछले उसमें लिख के बता दिया था, एक व्यंजन छूट गया यहाँ पर, ये तो ये है च, छ, ज, झ, ये तो 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ण हो गए वर्ग के, 6 वर्ग के, और ये और श, ये सारे तालव्य हैं, तालु से निकलते हैं, इसलिए इनका नाम हमने तालव्य रखा है। ऐसे ही मूर्धा के बारे में मैंने बताया था कि आपके जो ऊपर के दांत हैं और ऊपर के मसोडू जहाँ आपस में टकराते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर का स्थान होता है, वो मूर्धा कहलाता है। अब मूर्धन्य इन वर्णों को कहा जाता है। मूर्धा से जिह्वा का स्पर्श होने से जिन वर्णों की ध्वनि निकलती है उनको मूर्धन्य कहते हैं, जैसे ट, ठ,
ड, ढ, ण, र, श। ये सारे के सारे मूर्धा हैं। आप बोलकर देखिए, अपनी जीभ को अपने ऊपर के मसूड़ों से थोड़ा सा तालू की तरफ बढ़ाकर आप स्पर्श कराएं और इन वर्णों को बोलें तो आप शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। इसके बाद आता है दंत। दंत माने हमारे दांत, और जब हमारी जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है और तब जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन व्यंजनों को अपन दंते व्यंजन, दंते वर्ण कहते हैं। तो देखिए, अब त, थ, द, ध, न, ल, से। अब ल तक सारे ऊपर के दांतों से जीभा स्पर्श कर रही है। से को बोलते समय आपकी जीभा नीचे के दांत से स्पर्श करती है, लेकिन दांतों से जीभा का स्पर्श अनिवार्य है। दांतों से अनिवार्य है, इसलिए ये दंते व्यंजन हो गए और इसलिए इनको हम दंते कहते हैं, ये नाम दिया गया है। अब इसी तरह से ओष्ठ की बात है, होठ। अब आपके होठ हैं तो होठों की प्रतिक्रिया देखिएगा इस पंक्ति को बोलकर। अब आप पै बोलेंगे ना तो आपका ऊपर नीचे का दोनों होठ आपस में टकराते हैं। पै, फै, बै, भै, मै, वै। यानी कि होठों की प्रतिक्रिया से इन वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको ओष्ठे व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ ये व्यंजन का जो वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप तक पहुँचेंगे तब जब आप बेल आइकन दबाएंगे। अब बेल आइकन अर्थात घंटी जब आप दबा देंगे ना तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आपके वीडियो में नीचे राइट साइड में नीचे की तरफ सब्सक्राइब का बटन है और वहीं पर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आपको दिखेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप जरूर दबा लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या बताया गया है, गौर करिएगा। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर समझते हैं ना, यानी कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं तो पंचमाक्षर का मतलब पांचवा अर्थात अंतिम, जिसको अपन नासिक की ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु के साथ साथ नाक के द्वारा भी बाहर निकलती है। यानी कि उठने वाली वायु मुख के साथ साथ, यहाँ मुख शब्द लिखा नहीं गया, मुख के साथ साथ। तो आपको एक बात बता दें कि जैसे अपन व्यंजन बोलते हैं तो ज़्यादातर वायु हमारे मुख से ही निकलती है, नाकों का योगदान बहुत कम रहता है। आप सभी व्यंजनों को बोल कर देखें, पहले अपना नाक पकड़ लें और नाक को बंद कर लें पूरा, और पूरा बंद करने के बाद में आप मुंह से कै, ख, ग सब बोल सकते हैं। लेकिन जो पांचवा अंग व्यंजन आता है ना, पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण, जैसे ये अंग है तो आप कै भी बोल देंगे, आप ख भी बोल देंगे, आप ग भी बोल देंगे, आप घ भी बोल देंगे। लेकिन जब आप अंग बोलेंगे ना तो दोस्तों इसमें आपका नाक का सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। मतलब वायु मुख से भी निकलेगी और वायु नाक से भी निकलेगी, और इसलिए इनको नासिक की ध्वनियाँ कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को नासिक के वर्ण कहा जाता है और विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, है और विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है का उच्चारण कहाँ से होता है, जिसको अपन कागा बोलते हैं ना, मुंह के अंदर छोटी जीभ एक और दिखती है, उसको काकल बोलते हैं। तो है और विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, अतः उन्हें काकल्य ध्वनियाँ कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे अपन, काकल ध्वनियाँ कहेंगे। अब आगे देखते हैं, ऊपर के दोनों मसूढ़ों के संधि स्थल, ऊपर के दांतों तथा मसूढ़ों ऊपर के दांतों तथा मसूढ़ों के संधि स्थल से थोड़ा सा ऊपर का भाग स्पर्श करता है। न, ल, से और ज। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ऊपर के दांतों, मसूढ़ों, ऊपर के दांत और ऊपर के मसूढ़ों
के संधि स्थल पर, दांत और मसोडू जहाँ जुड़ते हैं, संधि स्थल का मतलब जहाँ से आपस में जुड़े हुए हैं, टच हैं, उस स्थान से थोड़ा ऊपर का भाग वर्त्स कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? वर्त्स कहते हैं। मसोडू को ही वर्त्स कहा जाता है वैसे। न, ल, से, जे का उच्चारण करते समय, याद रखिएगा इनको, न, ल, से, जे का उच्चारण करते समय जीभ वर्त क्षेत्र को स्पर्श करती है, अतः यह वर्त से ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों को अपन क्या कहेंगे फिर? वर्त्स ध्वनियाँ कहेंगे। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ देख लें, इन्हें वर्त्स ध्वनियाँ कहेंगे क्योंकि वर्त से टकराती हैं ये ध्वनियाँ, अपनी जीभ या वर्त से स्पर्श कराती है ना, इसलिए इनको वर्त्स ध्वनि कहते हैं। तो ये था इस स्लाइड का कार्यक्रम। अब अगली स्लाइड, स्पर्श व्यंजन। दोस्तों आप मेरे बारे में जानते होंगे, मेरा नाम सत्यवीर है और मैं प्रॉपर बुहाना का रहने वाला हूँ, हिंदी का व्याख्याता हूँ और एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में मैंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आज ये सेवा मैं आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा हूँ, बस इसका भरपूर आनंद ले लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जिह्वा या होठों से स्पर्श होता है। देखिएगा स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, पढ़ चुके हैं वैसे अपन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जिह्वा या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ अवरोध के बाद श्वास स्फोट के साथ, स्फोट जानते हैं, थोड़ा सा झटके के साथ बाहर निकल जाती है, और क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आरंभिक 4 वर्ण हैं, है ना, जो इन वर्गों को पूरा करते हैं, वर्गों को नाम देते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, इनका ध्यान देना है। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के आरंभिक 4 अक्षर है ना, ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। वैसे 5 ही स्पर्श व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको 4, क्योंकि उनको यदि अपन नासिक के ध्वनियाँ कह दें तब ये 4 हो जाते हैं। वैसे स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आपको 25 ही बताना है। तो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के आरंभिक 4 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब आप कहेंगे च वर्ग आपने क्यों छोड़ दिया, तो चलिए उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। क्योंकि च वर्ग दोस्तों, च वर्ग जो है, च वर्ग मैं आपको बता दूं, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च वर्ग कैसा है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श तो होता है लेकिन उसमें साथ साथ संघर्ष भी होता है, इसलिए उसको संघर्षी, स्पर्श व्यंजन तो है ये, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी है, इसलिए च वर्ग को हमने वहां पर शामिल नहीं किया था। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न प्रयत्न कहता है। आप वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख से आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको बोलना पड़ेगा। तो मुख से जो प्रयत्न किया जाता है ना, मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न, यत्न मानी कोशिश, वही प्रयत्न कहलाता है। अब प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जो निम्नानुसार है। वर्ण का उच्चारण करेंगे तो प्रारंभ में जो प्रयत्न अपन करते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ संघर्ष के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ संघर्ष के बाद श्वास वायु बाहर निकलती है उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये कौन से हो गए? च, छ, ज, झ। ग में देखिएगा नासिक की ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास वायु मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलती है, नासिक की ध्वनियाँ, चूंकि अपन पढ़ चुके हैं, अंग, य, अण, न, म, 5 हैं ये नासिक की ध्वनियाँ। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, जैसे अड़, ढ, इनको, ये जैसे यहाँ लिखे हुए हैं अड़, ढ। एक चीज और गौर करने की दोस्तों, ये वर्ण जो आप देख रहे हैं
ड वर्ण है, ड के नीचे डोट लगा हुआ है। इस डोट को हम दोस्तों ए पढ़ते हैं और जिस वर्ण के नीचे लगा होता है उससे पहले बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अडे। ऐसे ही अढ है तो अढ के जस्ट पहले डोट, नीचे डोट लगा है ना, तो पहले ए बोलेंगे अपन और उसके बाद में ढ को, तो ढ। इस तरह से अढ ढ होता है ये। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा है वो उलट कर श्वास वायु को बाहर फेंक देती है, वे उत्क्षिप्त, इनके कई नाम हैं दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। इन दो व्यंजनों के कई नाम हैं, तो इनको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट मानकर याद कर लीजिएगा जो परीक्षा में आपके काम आ सके। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकल जाती है उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है अपने को, प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन, रे को दो रूप दिए गए हैं। ये मैं लिखा गया प्रकंपित, कोई बात नहीं, इसको प्रकंपित पढ़े आप। लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन, यानी कि रे को दो नाम दिए जाते हैं। लुंठित व्यंजन भी रे को कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन भी रे को कहा जाता है। अब देखते हैं संघर्षहीन व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है वह संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कौन से हैं? ये दो हैं, ये और वह। चूंकि इनके बारे में अर्ध स्वर मैंने पीछे बताया है आपको, तो इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनको संघर्षहीन व्यंजन भी, क्योंकि इनको बोलते समय ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता जिह्वा को, ये आराम से वायु बाहर निकलती है मुख विवरों से कम और हल्के स्पर्श के साथ, इसलिए संघर्ष नहीं होता, नहीं के बराबर होता है, इसलिए संघर्षहीन व्यंजन इनको कहा जाता है। और दूसरा, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक में पार्श्व का मतलब होता है बगल। अब पार्श्विक गायिका सुना होगा ना आपने, बगल में गाने वाला गायक, जैसे फिल्म में हीरो गाना गाता है लेकिन गायक होता है वो पार्श्व गायक बोले जाते हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं सामने चेहरा किसी और का दिखता है और गा कोई और रहा होता है। तो जिस तरह से वो बैकग्राउंड होता है, पीछे रहते हैं, साइड में रहते हैं, मतलब साइड में रहकर गाते हैं, इसलिए यहाँ भी पार्श्विक का मतलब बगल होता है दोस्तों। तो पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है। ये जी लिखा गया, यहाँ जिह्वा शब्द था, जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, वह पार्श्व व्यंजन कहलाते हैं। और ये एक ही है, यह है लय, क्योंकि इसको बोलते समय जिह्वा के दोनों तरफ से वायु निकल जाती है और इसलिए इस लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और उसके बाद में संघर्ष, तो ये बात अपन पीछे पढ़ चुके हैं। संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासी का मार्ग इतना संकड़ा हो जाता है कि वायु को बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है। अब संकड़े मार्ग में सीधी हम निकलेंगे ना तो परेशानी होगी निकलने में बाहर, तो वही वायु के साथ भी होता है कि दो विवर पास पास आ जाने से वायु को मुख से बाहर निकलने में परेशानी होती है, अर्थात रास्ता संकड़ा हो जाता है। परिणामतः वायु टकराती हुई बाहर निकलती है और इसलिए वो एक संघर्ष करती है बाहर निकलने के लिए, अतः यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? स, इसका मैंने उच्चारण स्थान आपको बताया है, तो वैसे ही बोलेंगे अपन। तालव्य श है ना, तो तालु की तरफ अपनी जीभ को लेकर जाइए, श, इसको मूर्धा की तरफ लेकर जाना है, श, इसको दंत की तरफ लेकर जाना है, श, और इसको भी दंत की तरफ है। तो इस तरह से इनका ये उच्चारण, वैसे मैंने आपको बताया था कि है होता है, ये काकल से बोला जाने वाली ध्वनि है, तो इस तरह से इनका ये अलग अलग उच्चारण स्थान है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली बेहतर क्लासें आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रेंड्स।